जैसे कि हमने कल के वीडियो में देखा था, एडेप्टेशन सारे हमने कंप्लीट कर लिए। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल इंजरीज हमने कंप्लीट कर लिए। अभी हमारा आज का टॉपिक है सेल्यूलर डेथ। सेल्यूलर डेथ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस आज के वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। और एपोप्टोसिस यानी बेसिकली क्या होता है? सेल का सुसाइड। एपोप्टोसिस क्या होता है? बेसिकली सेल का सुसाइड। ठीक है। अभी सेल सुसाइड क्यों करता है? एक तो रीजन हो गया कि भाई डीएनए डैमेज हो गया, और इतना डैमेज हो गया कि वो अभी रिपेरेबल स्टेट में नहीं है। दूसरा रीजन है कि भाई उसके बॉडी में फंक्शंस थे वो खत्म हो चुके हैं। यानी उसने अपने जो फंक्शंस थे जो करने थे हमारे बॉडी में ऑलरेडी परफॉर्म हो गया। वो अभी वो वापस परफॉर्म वो फंक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो वो सेल जिंदा रह के क्या करेंगे? उससे अच्छा वो क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग एपोप्टोसिस को सिंपल वे में देखते हैं। उसकी डेफिनेशन है, मैं पढ़ूंगा बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज अ पाथवे ऑफ सेल डेथ that is induced by a tightly regulated intracellular program in which the cell is designed to die and activate the enzyme caspase and degrade the cell own nuclear uh, DNA and cytoplasmic protein। बेसिकली ये एक सेल है। ये जो डेफिनेशन कहना चाहती है मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आपको बहुत ही इजी वे में। ये क्या है? एक सेल है। सेल को सिग्नल मिला सुसाइड का। ठीक है। यहाँ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में हमारे कौन से कैस्पेस प्रेजेंट होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है? कैस्पेस। वो क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट में होता है जब तक इसको यहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिलता। जैसे ही सेल को सिग्नल मिला तो कैशपेस क्या हो गए? हमारे एक्टिवेट हो गए। और कैशपेस क्या हो गए? और ये कैशपेस ने क्या किया? सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ब्रेक कर दिया। और हर एक अ, और ये जो सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोटिक बॉडीज। इसको हम क्या बोलते हैं? एपोप्टोटिक बॉडीज। एपोप्टोटिक बॉडीज में हमारी सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनल सारी चीजें प्रेजेंट होती है, बट वेरी लेस अमाउंट्स में। सारे एपोप्टोटिक बॉडीज में सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सब कुछ प्रेजेंट होगा जो बड़े सेल में था, बट कैसे? स्मॉल अमाउंट में। और ये एपोप्टोटिक बॉडीज को कौन एंगल्फ कर लेगा? ये एपोप्टोटिक बॉडी को एंगल्फ कौन करेगा? फेगोसाइटिक सेल आएगा और एपोप्टोटिक बॉडी को एंगल्फ कर देंगे। एपोप्टोसिस यानी सिंपल क्या होता है? हमारे साइटोप्लाज्म में कैस्पेस प्रेजेंट होता है, वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही कैस्पेस को सिग्नल भेजा तो कैस्पेस ने क्या किया? ब्रेक कर दिया सेल को इनटू एपोप्टोटिक बॉडीज, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, और वो टुकड़ों को फेगोसाइटिक सेल आया और उसने खा लिया। तो इस वे में सेल का सुसाइड होता है, एपोप्टोसिस। यानी जो ये पूरी डेफिनेशन है यही कहना चाहती है। ठीक है। और इसका ये डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन है, और ये मैंने जो यहाँ बोला उसका एक्सप्लेनेशन है। इन सेल द cytoplasm is present and inside the cytoplasm the caspase is present, and when the signal is received when the signal is received and become activated, and it will form the apoptotic bodies, and each apoptotic bodies contain the small portion of cell membrane, nucleus, cytoplasm. During this phenomena there is no leakage and no inflammation of cell। यानी जो सेल की मेम्ब्रेन है उसमें कुछ भी ना इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ना ही ये सेल की मेम्ब्रेन टूटी हुई देखने को मिलती है। एंड एपोप्टोटिक बॉडीज वाज एंगल्फ्ड बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है। एपोप्टोसिस, इट इज अ वे ऑफ व्हाट? क्या होता है एपोप्टोसिस? इट इज अ वे ऑफ एलिमिनेटिंग अनवांटेड सेल एंड दोज सेल्स व्हिच आर डैमेज बियॉन्ड द रिपेयर कैपेसिटी। यानी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया एपोप्टोसिस क्यों होता है, यानी सेल सुसाइड क्यों करता है? बेसिकली दो रीजन के। वो बियॉन्ड डीएनए है सेल का, वो बियॉन्ड डैमेज हो चुका है, वो रिपेरेबल कंडीशन में नहीं है, या तो फिर एक ऐसा सेल है जिसने ऑलरेडी अपना फंक्शन परफॉर्म कर चुका है, अभी उसका कोई काम नहीं है बॉडी में। ठीक है। एपोप्टोसिस इज जनरली इन्वॉल्व इन सिंगल सेल, यानी ये पूरा ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें से ये अकेला ही सेल में एपोप्टोसिस होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सेल में भी होगा, ये सेल में भी होगा, नहीं। ये सिर्फ एक ही सेल में शो करता है अपना एपोप्टोसिस।
ठीक है। और नेक्रोसिस होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स में होगा, यानी ये सेल में भी हो जाएगा, ये सेल में भी हो जाएगा, ये सेल में भी हो जाएगा, ये सेल में। क्या हो गया कि डिफरेंस हो गया। पहला, एपोप्टोसिस इज सीन इन सिंगल सेल while necrosis is seen in group of cells. Apoptosis are generally of two types, physiology and pathology. Physiology is the programmed cell death and pathology is unprogrammed cell death. फिजियोलॉजी का हम एग्जांपल देखते हैं तो एम्ब्रियोजेनेसिस, जब भी हमारा एम्ब्रियो यानी फिटस एम्ब्रियो में होता है तो वो हैंड का फॉर्मेशन होता है, और वो जब भी हैंड का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे पूरा बन जाता है। यानी बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हैंड बन रहा है तो ऐसे होता है पूरा हैंड हमारे जब भी फीटस में फीटस जब हैंड बनाता है मदर के वूम में तभी ऐसा हैंड होता है। बट एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू ये हैंड डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी जो अनवांटेड सेल्स है उसको रिमूव करता है बाय एपोप्टोसिस मैकेनिज्म। यानी कि हमारा एग्जांपल क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस, जब फीटस हमारे मदर के वूम में होता है, जब हैंड बनता है तो एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू 5 डिजिट्स बनते हैं। दूसरा है हमारा एलिमिनेशन ऑफ पोटेंशियल सेल्फ रिएक्टिंग लिम्फोसाइट्स। यानी बेसिकली ये कहना चाहता है कि जब भी हमारे WBC होते हैं वो कुछ एबनॉर्मल शो हो जाते हैं। यानी बेसिकली क्या बोल सकता हूँ मैंने, WBC जो होता है उसमें एबनॉर्मल मैकेनिज्म हो जाते हैं। यानी एबनॉर्मल यानी वो WBC का फंक्शन क्या होता है कि फॉरेन इंटेलिजेंस को ब्रेक करना, उसके अगेंस्ट फाइट करना। बट ये जो एबनॉर्मल चीज हुई उसके रिगार्डिंग, ये जो एबनॉर्मल है वो क्या हो जाता है, अपने सेल्फ रिएक्टिंग, वो यानी अपने खुद को ही मारते हैं। तो ऐसे सेल का जो मैकेनिज्म होगा रिमूव करने का तो वो कौन सी होगी, एपोप्टोसिस। यानी lymphocytes basically for WBC, it kills the foreign antigen in the body. Sometimes this WBC becomes abnormal, self-reacting, and they become autoimmune and kills the own cell of the body, and they are removed out by the body by the apoptosis mechanism। यानी ये जो lymphocytes है उसका जो रिमूवल होगा बाय कौन सी मैकेनिज्म, एपोप्टोसिस के मैकेनिज्म के थ्रू उसका रिमूवल होगा। पैथोलॉजिकल कॉज क्या है, प्रोग्रेसिव डिप्लीशन ऑफ CD4 CD4 T cells in the pathogenesis of AIDS। यानी इन एड्स में ये जो CD4 T cells है अंडरगोज द एपोप्टोसिस। यानी जो एड्स के जो पेशेंट है उसमें जो CD4 T cells होंगे वो क्या अंडरगो किस में जाएंगे, एपोप्टोसिस में। और फिर जो हेपेटाइटिस वायरस है उसमें क्या होगा, हिपेटोसाइट्स अंडरगोज एपोप्टोसिस एंड फॉर्म्स द कॉन्क्यूलाई मैन बॉडीज। कौन सी बॉडीज फॉर्म करेंगे, कॉन्क्यूलाई मैन बॉडीज। ये कौन सी बॉडीज फॉर्म करेंगे, कॉन्क्यूलाई मैन बॉडीज। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है एपोप्टोसिस में, उसकी मैकेनिज्म। उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म दो है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी इसको ये जो सिग्नल मिला सेल को वो कहाँ से मिला, आउटसाइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और इसको ये जो सिग्नल मिला वो कहाँ से मिला, इनसाइड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। अभी एक्सट्रिंसिक पाथवे के भी दो पोर्शन है, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन। सेम इंट्रिंसिक का भी दो है, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन। सब क्या होता है हमारा बेसिकली, इन्हीं हम लोग चालू करते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन से। एक्सट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन से हम उसका भी मैकेनिज्म देखना चालू करें। सारे सेल पे ना डेथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द सेल, द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। और वो रिसेप्टर्स कौन से हो सकते हैं, TNF रिसेप्टर हो सकते हैं, या तो फिर CD495 रिसेप्टर्स हो सकते हैं, या तो फिर और CD95 को ही दूसरा नाम क्या है, फास्ट प्रोटीन। CD590 का ही दूसरा नाम क्या है, फास्ट प्रोटीन। अभी ये जो फास्ट लाइगेंड आएगा और बाइंड करेगा कौन से रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा CD95 रिसेप्टर, या तो CD95 या तो फास्ट रिसेप्टर, दोनों एक ही है। तो ये फास्ट लिगेंड्स आया, बाइंड किया यहाँ के रिसेप्टर्स के थ्रू, और ये सारे जो रिसेप्टर्स है वो एक साथ आ गए। और ये जो एक साथ आके ये क्या बनाया, FADD डोमेन एक बनाया। ये क्या है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये क्या बना, FADD। ये क्या है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। अभी ये डोमेन क्या करेगा, हमारे जो
प्रोकैस्पेस 8 होते हैं उसको एक्टिवेट करेगा इनटू कैस्पेस 8 में एक्टिवेट करेगा। ये किस में एक्टिवेट करेगा? ये प्रोकैस्पेस 8 किस में एक्टिवेट करेंगे? कैस्पेस 8 में। और जो हमारा दूसरा जो रिसेप्टर्स है, दूसरा कौन सा था? टीएनएफ रिसेप्टर्स। तो टीएनएफ लाइगेंड आएगा, टीएनएफ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा कौन सा डोमेन? TRADD, यानी टीएनएफ रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ये किस में कन्वर्ट करेगा? प्रो कैस्पेस 8 को ही कैस्पेस 8 में कन्वर्ट करेगा। यानी अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? एक लिगेंड आता है और वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में? दो टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो हमारा फास्ट प्रोटीन रिसेप्टर, दूसरा हो गया कौन सा? हमारा टीएनएफ रिसेप्टर। अभी फास्ट प्रोटीन रिसेप्टर को हम क्या बोलते हैं? CD95 रिसेप्टर, ठीक है। और लाइगेंड आया, कौन सा लाइगेंड आएगा? जब हमारे पास टीएनएफ लाइगेंड आया और बाइंड किया टीएनएफ रिसेप्टर्स के साथ, तो कौन सा डोमेन बनाया? TRADD, यानी टीएनएफ रिसेप्टर एसोसिएटेड डेथ डोमेन बनाया। उसने क्या किया? प्रोकैस्पेस 8 को कैस्पेस 8 में कन्वर्ट किया। जब हमारे पास फास्ट लाइगेंड आया, उसने कब कहाँ बाइंड किया? फास्ट प्रोटीन रिसेप्टर के साथ, या तो फिर उसने किसके साथ बाइंड किया? CD95, दोनों एक ही है। और उसने क्या बनाया? FADD, यानी फास्ट प्रोटीन एसोसिएटेड डेथ डोमेन। उसने क्या किया? प्रोकैस्पेस 8 को कैस्पेस 8 में एक्टिवेट किया। अभी प्रोकैस्पेस 8 को कैस्पेस 8 में एक्टिवेट किया, ये चीज आप याद रखना। अभी हम लोग चालू करते हैं इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन। और मैं जिस वे में बोल रहा हूँ उसी वे में आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको आगे मजा आएगा। ये जो इंट्रिंसिक पाथवे का इनिशिएशन जो शुरू होता है वो किससे होता है? जो उसको उसको से इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है? बेसिकली सिग्नल्स कहाँ से आए? इनसाइड से आए। तो जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या आ गए? माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लेयर, ये क्या हो गई? इनर लेयर। और ये दो लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम सी। ये दो लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम सी। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये गेट है, बट ये गेट साइटो से साइटोक्रोम सी को अलाउड नहीं करेंगे। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ क्यों वो अलाउ ही नहीं करेंगे बाहर जाने के लिए? और ये जो गेट पे दो गार्ड जैसे है, जिस वो जो साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने देता, वो मॉलिक्यूल का नाम क्या है? BCl2 और BClX। ये दो मॉलिक्यूल क्या करते हैं? साइटोक्रोम सी को बाहर आने से रोकते हैं, ये गार्ड की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गए? साइटोक्रोम सी को बाहर नहीं आने दे रहे, तो क्या हो गया? एंटी एपोप्टोटिक हो गया, यानी एपोप्टोसिस को रोक रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? एंटी एपोप्टोटिक। और ये जो डीएनए है, ये डीएनए या डीएनए को डीएनए डैमेज हुआ और ये रिपेरेबल कंडीशन में नहीं है, तो ये डीएनए ने सिग्नल किसको भेजा? डीएनए ने सिग्नल भेजा माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को सिग्नल भेजा, माइटोकॉन्ड्रिया ने उसके रिगार्डिंग एक्ट किया। भाई बोला कि भाई अभी साइटोक्रोम सी को बाहर जाना है, तो एक काम कर, तू हट यहाँ से। तो ये लोग तो ये BCl2 और BClX को रिप्लेस कौन करता है? BAX, BAD, BAM और BAK। ये तीन गार्ड क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी बढ़ाता है और साइटोक्रोम सी को क्या करता है? सेल के इनसाइड द साइटोप्लाज्म आने में मदद करता है। यानी ये जो साइटोक्रोम सी है, इसको यहाँ आने में मदद की, ठीक है। अभी ये साइटोस्क्रोम सी जैसे ही बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, उसने किसको एक्टिवेट किया? अपाफ प्रोटीन, एपाफ 1 और प्रोकैस्पेस 9 को इसने एक्टिवेट किया। किसको एक्टिवेट किया? अपाफ 1 और प्रोकैस्पेस 9 को इसने एक्टिवेट किया। बट इसने एक्टिवेट किया, बट ये दो प्रोटीन क्या है? इनएक्टिव स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से साथ बाइंडेड है। तो अभी इसने क्या किया? ये प्रोकैस्पेस 9 को एक्टिवेट करना था, इसलिए ये साइटोक्रोम सी और अपाफ 1 दोनों बाइंड हो गए। साइटोक्रोम सी और अपाफ 1 बाइंड हो गए और ये क्या बचा? केवल प्रोकैस्पेस। तो प्रोकैस्पेस 9 कन्वर्ट हो गया किस में? कैस्पेस 9 बीसी। अब देखो मैं वापस आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने जैसा। यानी पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, दोनों के लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? साइटोक्रोम सी।
ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों को बाहर नहीं आने देता। और और उसको रोकने वाला कौन है, साइटोक्रोम सी को BCL2 और BCLX। किस तरह एक्ट करते हैं, एंटी एपोप्टोटिक। ठीक है। अभी जैसे डीएनए डैमेज हुआ वैसे सिग्नल मिला किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ने BCL2 और BCLX को रिप्लेस किया किस चीज से, BAK, BAD, BIM और BAX से इसने रिप्लेस किया। ठीक है। अभी ये चार चीज क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की परमिबिलिटी बढ़ाएंगे, यानी साइटोक्रोम सी इजिली साइटोप्लाज्म में आ गया। साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या करता है, इसने अपाफ 1 और प्रोकेस्पेस 9 को एक्टिवेट किया। और अभी ये दोनों मॉलिक्यूल जब तक एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, अपाफ 1 और प्रोकेस्पेस 9, वो दोनों क्या हो गए, इनएक्टिव। तो अभी इन दोनों मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए साइटोक्रोम सी किसके साथ जाके बाइंड कर देता है, अपाफ 1 के साथ जाके बाइंड कर लेता है। तो प्रोकेस्पेस 9 क्या बचा, अकेला बचा, तो प्रोकेस्पेस 9 कन्वर्ट्स इनटू कैस्पेस 9। ठीक है। अभी हम एग्जीक्यूशन देखते हैं। अभी इन दोनों का हम लोग क्या देखते हैं, एग्जीक्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग एक्सट्रेंसिक का एग्जीक्यूशन देखते हैं। एक्सट्रेंसिक में हमारे पास कौन सा था, कैस्पेस 8, और इंट्रेंसिक में हमारे पास कौन सा आया, कैस्पेस 9। तो यहाँ पे एक्सट्रेंसिक का कैस्पेस 8 और कैस्पेस 9 दोनों मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं, कैस्पेस 3 एंड 7 को एक्टिवेट करते हैं। पहले दो जो मॉलिक्यूल जो एक्टिवेट हुए वो कौन से थे, कैस्पेस 3 एंड 7। और ये दो मिलके सब सारे बाकी कैस्पेस को एक्टिवेट करेंगे और फिर क्या बनाएंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज। और एपोप्टोटिक बॉडीज बनने के बाद क्या होगा, सेल्यूलर डेथ। ठीक है। मैंने जैसे आपको बोला, जैसे समझाया वैसे ही करो। यहाँ पे देखो, फास्ट लाइगैंड आया, बाइंड किया रिसेप्टर के साथ, क्या बना, FADD बना। FADD ने क्या बनाया, प्रोकैस्पेस 8 से कैस्पेस 8 में कन्वर्ट किया। TNF आया, इसने क्या बनाया, ट्रेड बनाया। प्रोकैस्पेस 8 को किस में कन्वर्ट किया, कैस्पेस 8 में। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, साइटोक्रोम सी को अंदर नहीं आने दे रहा था। ये गेट पे कौन था, BCL2 और BCLX। ये क्या हो गए, BAK, BAD, BIM, BAX। ये क्या हो गए, एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल, यानी ये एपोप्टोसिस को प्रमोट करते, प्रो एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल। ठीक है। यही सारी चीजें हैं। और फिर जो पहले दो मॉलिक्यूल हुए कैस्पेस 8 और 9 को मिलने के बाद 3 और 7, पहले कैस्पेस है वो जो एक्टिवेट हुए, फिर उसने बाकी कैस्पेस को एक्टिवेट किया और फिर एपोप्टोटिक बॉडी बनाई। ठीक है। अभी हम ये पूरी मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। Extrinsic pathway, the signal is coming from outside, initiated by the extracellular stimulus with the help of specific death receptor. The initiation of extrinsic pathway, यानी ये जो initiation है उसका, all cell of the bodies have some receptors were present on it, and this receptor is known as death receptors and are of two type, fast protein CD95 and TNF. The death receptor were present on the cell surface, and once the fast ligand came and binds with the fast or CD95 receptor, multiple fast receptors came closer and forms the domain is called as FADD, fast associated death domain. In cytoplasm. The various caspase is present like 1, 2, 3, and many more. The FAD activates the procaspase 8 into caspase 8. The death receptor were present on the cell surface, and once the TNF ligand came and binds with the TNF receptor, the multiple TNF receptor came closer and forms the domain, and we called it TRADD. And the TNF receptor associated death domain. In cytoplasm, the various caspase is present like 1, 2, 3, and many more. FADD and activates the procaspase 8 into caspase 8. अभी इंट्रेंसिक पाथवे का हम देखते हैं। इंट्रेंसिक पाथवे, द सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द इनिशिएशन ऑफ इंट्रेंसिक पाथवे between the two layers of mitochondria. The cytochrome C is present. Some gates were present on mitochondria, and this mitochondrial gates were called transit. BCL2, BCLX work as guard, and they don't allow the cytochrome C to come out, and it acts as an anti-apoptotic molecule. And when the DNA is damaged, it sends the signals to the mitochondria, and BCL2 and BCL6 were replaced by another three guards, BAX, BAK, BIM, and BAD. These three
are the pro-apoptotic protein, and because they allow the cytochrome C to come out from mitochondria into the cytoplasm, they activate the EPAF1 and procaspase 9, and they are in inactive state until the EPAF1 and procaspase binded together. And when the cytochrome C came and it binds with EPAF1 and the procaspase 9 is alone and it's converted into active phase of caspase 9. Execution phase of intrinsic pathway and intrinsic pathway. The extrinsic pathway is caspase 8 and intrinsic pathway में कौन सा था हमारा caspase 9. दोनों ही मिलके किसको एक्टिवेट करते हैं caspase 3 and 7 and sequentially activates all other caspase and forms the apoptotic bodies. ठीक है. अभी हमारे पास जो फेगोसाइट है सेल, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई ये नॉर्मल सेल है, इसको मैं एंगल्फ करूं या एपोप्टोटिक सेल को एंगल्फ करूं? वो फेगोसाइटिक सेल को कैसे पता चलेगा? क्यों? देखो फेगोसाइटिक सेल के पास देखो आंखें तो होती नहीं है, तो उसको पता चलेगी कि भाई ये नॉर्मल सेल है या तो फिर ये एपोप्टोसिस सेल है। ये पता चलता है किससे? ये पता चलता है हमारा फॉस्फेटिडाइल सीरिन प्रोटीन से पता चलता है। जो नॉर्मली सेल होते हैं उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ इंटैक्ट इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फेटिडाइल सीरिन। बट जब एपोप्टोटिक सेल होता है उसमें फ्लिप फ्लैप होता है और ये जो प्रोटीन्स है वो बाहर के साइड आ जाते हैं, और ये प्रोटीन्स कहाँ जाते हैं? आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन कहाँ जाता है? आउटर surface of phosphatidyl serine proteins is present outside in apoptotic cell because of the flip flap, and the phagocytic cell can easily recognize that phosphatidyl serine protein, and they can engulf only those cells in which the phosphatidyl serine protein is present on outer surface, यानी एक अंधा बंदा है, उसको देख नहीं सकता, बट उसको कैसे पता चलेगा कि भाई यही मेरी यही मेरा खाना है? कैसे पता चलेगा? अंधे इंसान को पता नहीं चलेगा कि भाई आज पनीर की सब्जी है, बट वो कैसे पता लगाएगा? वो उसकी स्मेल से पता चलेगा, क्योंकि भगवान कभी भी किसी को एक ऑर्गन की सेंस कम देते तो दूसरे ऑर्गन की सेंस बढ़ा देते। तो उसने नाक से सूंघा, वैसे ही फेगोसाइटिक सेल के पास आ आंखें नहीं है, बट उसके पास एक सेंस है कि भाई फॉस्फेटिडाइल सीरीन जो आउटर सरफेस पे होगा, यानी वो कौन है? एपोप्टोटिक सेल, और वो उसको ही खाएगा। और जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन है, प्रोटीन जो इनसाइड है, और वो कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है? वो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। हाउ द phagocytic cell get to know it is a normal cell or apoptotic cell? On normal cell, the phosphatidyl serine protein is present in inner side of the cell membrane, while in apoptotic cell, the flip flap happens. Due to this, the phosphatidyl serine proteins comes on outer surface of this cell membrane, and the phagocytic cell easily recognize a cell in which the phosphatidyl serine protein is present on outer side. The phagocytic cell engulf only those cells in which the phosphatidyl serine protein is present on outer side. In phagocytosis, there will be no inflammation and no leakage, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोई ब्रेक डाउन नहीं है, और ना सेल का साइज बड़ा है, वो नॉर्मल एज इट इज है। अभी हमको कैसे पता चला? देर आर द 7 फीचर्स ऑफ टू आइडेंटिफाई इट इज एन एपोप्टोटिक सेल। कौन से? पहला फीचर है हमारा सेल श्रिंकेज, यानी सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। सेल श्रिंक हो गया तो क्या हो गया? जो हमारे सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या हो गए? कम क्लोजर्स हो गए। तो सेल ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इओसिनोफिलिया। तो सेकेंड फीचर क्या हो गया हमारा? इओसिनोफिलिया बिकम्स मोर पिंकर कंपेयर टू द नॉर्मल। और फिर दूसरा फीचर्स क्या है हमारा? न्यूक्लियस जो है उसका कंडेंसेशन होता है, यानी द न्यूक्लियस इज बिकम मोर, न्यूक्लियस बिकम्स मोर, यानी पिकनोसिस होता है बेसिकली। क्या बोल सकते हैं? कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस।
तीसरा फीचर्स क्या है हमारे पास, केरियोरेक्सिस, यानी जो न्यूक्लियस जो कंडेंस हुआ था उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मेशन क्या हुआ, ब्लैब्स बन जाते हैं। ब्लैब्स बन जाते हैं बट सेल्यूलर मेम्ब्रेन ब्रेक नहीं होती, ब्लैब्स बन गए यानी सेल्यूलर मेम्ब्रेन एज इट इज इंटैक्ट है। ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है, हमारी एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है, और क्या वो लास्ट में बन जाता है, फेगोसाइटोसिस बन जाता है। और मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, जो सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलता है हमारे एपोप्टोटिक सेल में, वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा सेल श्रिंकेज। और जो पैथो, और ये मैं बोल सकता हूँ पैथोलॉजी फीचर्स क्या होगा, उसका होगा पिकनोसिस यानी कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है। There are seven features of apoptosis. First is cell shrinkage is the earliest features, because the cell shrinkage, all the organelles come closer to each other and the cytoplasm would become more pink in color. तो वो दूसरा फीचर क्या हो गया हमारा, इओसिनोफिलिया। पिकनोसिस होता है यानी कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, वो हमारा कौन सा है, पैथेटिक फीचर यानी पैथोलॉजी फीचर है। केरियोरेक्सिस क्या होता है हमारा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। ब्लैब्स क्या होते हैं हमारे, सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्मिंग ब्लैब्स बट इट इज एन इंटेक्ट सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या हो गई हमारी एपोप्टोटिक बॉडीज, और फिर क्या हो गई हमारी फेगोसाइटिस, और फिर हमारा क्या हो गया फेगोसाइटोसिस। अब ये जो सेल्यूलर चेंजेस है वो आइडेंटिफाई करने बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमारे पास एज ए एपोप्टोटिक मार्कर यानी डायग्नोसिस ऑफ एपोप्टोसिस भी होता है। उसमें हमारे पास दो एपोप्टोटिक मार्कर है। एक है हमारे पास एनेक्सिन 5 और दूसरा है इलेक्ट्रोजेल फोरेक्सिस। यानी एनेक्सिन 5 को हम क्या करते हैं, सेल की स्लाइड लेते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं एनेक्सिन 5 को, और फिर वो पूरी स्लाइड को हम वॉश कर देते हैं। और जो सेल हम लोग फिर अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं, और जिस सेल में ब्राउन कलर आता है, वही सेल हमारा क्या हो गया, एपोप्टोटिक सेल हो गया। और ब्राउन कलर इसीलिए आया बिकॉज ऑफ द प्रोटीन वर प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, फॉस्फेटिडाइल सीरिन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है ऑन द एपोप्टोटिक सेल, there is phosphatidyl serine protein is present. That's why the apoptotic cell takes the annexin 5 into it and change the colors into brown. ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस। हमारे एपोप्टोसिस में क्या होते हैं, केरियोरेक्सिस होते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे डीएनए है। तो हमने नॉर्मल सेल के डीएनए लिए और एपोप्टोटिक सेल के डीएनए लिए और उसको इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस में रख दिए, और हमने देखा कि भाई जिसमें लेडर लाइक अपीयरेंस आते हैं वो हमारे क्या है, एपोप्टोटिक सेल है, और जिसमें नॉर्मल स्ट्रेट लाइन आई वो क्या है, हमारे एपोप्टोटिक सेल नहीं है। और वो हमारा कैरियोरेक्सिस क्यों होता है डीएनए में, वो कौन सा एंजाइम कैरीड करता है, वो हमारा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैरीड करता है। ठीक है। The annexin 5 spread on slide. Only the apoptotic cell will take the annexin 5 and wash the slide. Only the one cell would become brown in color. Only the apoptotic cell will take the annexin 5 because it have the phosphatidylserine protein present on the surface. ठीक है। ये आप याद रखना। हमारे पास जो एपोप्टोसिस मार्कर की तरह कौन से है, एक एनेक्सिन 5 और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। उसमें क्या होता है, हमारे जो डीएनए है वो है क्या, अपीयरेंस करता है, लेडर लाइक अपीयरेंस करता है। The agarose gel electrophoresis in apoptotic cell, the fragmented DNA shows the step ladder appearance or pattern, because in apoptotic cell, the karyorrhexis is happen and the DNA is cleaved. Sorry, happens by enzyme. We called it endonuclease. ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
द सेंट्रल टू एपोप्टोसिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ, यानी हम लोग एपोप्टोसिस में किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, एडिनाइल साइक्लेज और कैस्पेज। यहाँ पे आंसर बहुत ही सिंपल है, हम लोग कैस्पेज का यूज करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास है CD95 इज अ मार्कर ऑफ। CD95 क्या है? हमारा रिसेप्टर है। रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। और उसका दूसरा नाम क्या है? फास्ट प्रोटीन। तो ये क्या है? हमारा एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है। In apoptosis, the cytochrome C acts through अपाफ 1, यानी साइटोक्रोम सी किस पे एक्ट करने वाला है? अपाफ 1 पे एक्ट करने वाला है। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोकैस्पेस 9 को कैस्पेस 9 में एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है। द फॉलोइंग एंटी ए एपोप्टोटिक जीन, यानी एंटी ए एपोप्टोटिक जीन यानी कौन सी? जो साइटोक्रोम सी को माइटोकॉन्ड्रिया में से आने को रोकती है, वो ऐसी कौन सी जीन है? हमारे पास दो ही है। एक हमारे पास हो गई BCLX और दूसरी क्या हो गई? BCL2। तो यहाँ पे BCL2 है नहीं, तो ऑप्शन क्या आएगा? BCLX। ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस एक्सेप्ट, यानी देखो हमारी सेल में क्या होगी? स्वेलिंग होगी एपोप्टोसिस में? नहीं होगी। ठीक है। न्यूक्लियर कॉम्पैक्शन या पिक्नोसिस। द इंटेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है? हाँ होती है। साइटोप्लाज्मिक इओसिनोफिलिया, हाँ भाई सेल ऑर्गेनल्स पास पास में आ गए तो क्या हो गया? इओसिनोफिलिया। तो हमारे यहाँ पे क्या होती है? सेल श्रिंक होती है, स्वेल नहीं होती। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट है, यहाँ पे याद रखना। एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती है? क्लम्प्ड ऑफ क्रोमेटिन बॉडीज, पिक्नोटिक न्यूक्लियस विदाउट ऑर्गेनल्स, सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड विथ ऑर्गेनल्स। एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती है हमारी? सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड विथ ऑर्गेनल्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई एपोप्टोटिक जो बॉडीज है, जो बड़े में से, उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल्स सब कुछ प्रेजेंट है। हाँ, छोटे क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, बट हाँ प्रेजेंट तो है ना। तो सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड विथ ऑर्गेनल्स। द लेडर ऑफ DNA electrophoresis in apoptosis is caused by the action of following enzyme। तो यानी लेडर अपीयरेंस कैसे आता है? इलेक्ट्रोजेल फोरेसिस में। और DNA का जो कट करता है उसका एंजाइम का नाम क्या है? एंडोन्यूक्लियस। Annexin 5 is a marker for apoptosis. The earliest change seen in apoptosis is cell shrinkage and pathologically is an pycnosis. ठीक है। And the characteristic feature of apoptosis is characteristic feature: the cell membrane intact. Cytoplasmic is basophilia. Cytoplasmic is not basophilia, it is an eosinophilia. Nuclear modeling and cell swelling. Cell will shrink. तो आंसर इज सेल मेम्ब्रेन इंटेक्ट। ठीक है। या कल हम लोग देखेंगे सेल डेथ, वो लास्ट पोर्शन नेक्रोसिस होगा हमारा कल का पैथोलॉजी का। ये कल का वीडियो हमारा लास्ट होगा नेक्रोसिस के बारे में, सेल्यूलर डेथ। ठीक है।